Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon meaning, definition of business organization. आज के लेक्चर में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस प्रोवाइडेड हैं उनको भी हम फोकस करेंगे आज के लेक्चर में। क्या मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का? An entrepreneur organizes various factors of production like land, labor, capital, machinery for channelizing them into productive activities. The product produced so finally reaches consumers through various agencies. Also, business activities are divided into various functions. These functions are assigned to different individuals. Various individual effort must be directed towards achieving common business goals. यानी कि यहाँ पर हम एक एंटरप्रेन्योर के रेफरेंस में कुछ कॉमन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? अगर उसे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना होता है तो उसके लिए उसे डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करना होता है। सबसे पहले तो जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उन रिसोर्सेज के बेसिस पर ये डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कलेक्ट करता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी। इन सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उसके द्वारा अरेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू हिम। इसके बाद ये इन पर्टिकुलर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रॉपर वे में और जो पर्टिकुलर इसका रेशियो रहता है उस रेशियो के बेसिस पर इनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है और ऑर्गेनाइज करके इन्हें प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता है। यानी कि वो प्रॉपरली लैंड के बेसिस पर एक लैंड को सेलेक्ट करता है, उसे परचेज करता है, उसको रेंट पे ले लेता है, उस पर वो प्लांट सेटअप करता है, फिर उसमें मशीनरीज को इंस्टॉल करता है। मशीनरीज को इंस्टॉल करने के बाद जो भी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल, लाइट सप्लाई, एनर्जी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करता है। फिर वो अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देता है और उस प्रोडक्शन से वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। यानी कि जितने भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसके हेल्प से जो फैक्टर्स उसने परचेज किए थे उनको ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर देता है और इसके बाद जो प्रोडक्ट इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया इसको ये वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के हेल्प से कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराता है। ये तो एक पॉइंट हो गया एंटरप्रेन्योर के द्वारा रन की जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इसी के रेफरेंस में दूसरे रेफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। जब हम किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को फॉलो करते हैं तो इसके रिगार्डिंग हम कंप्लीट बिजनेस एक्टिविटी को डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं और इन एक्टिविटीज़ को हम वेरियस फंक्शंस में डिवाइड करते हैं और इन फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स को असाइन करते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। इस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। तो ये डिपार्टमेंट्स इंडिविजुअल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इन डिपार्टमेंट में डिफरेंट इंडिविजुअल्स को भी असाइन किया जाता है जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के रिलेशन में फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। जितने भी इंडिविजुअल्स असाइन किए गए हैं उनका केवल और केवल एक पर्पज होना चाहिए एंड दैट इज टू अचीव द कॉमन बिजनेस गोल। In this way, business organization is the structural framework of duties and responsibilities required of personnel in performing various functions with a view to achieve business goal। इसका मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस पर जो हमने स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, जहां जिन पर्सन्स को असाइन किया गया है वो क्या करते हैं, इन वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव किया जा सके। तो हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं, जिसमें से एक पार्ट जो प्रोडक्शन था वो मैंने डिस्कस किया आपसे, दूसरा पार्ट था मार्केटिंग जहाँ कंज्यूमर सर्विस में गुड्स को अवेलेबल कराया। तो इस तरह से और भी वेरियस फंक्शंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फोकस किए जाते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो गुड्स का प्रोडक्शन करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। इसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, जो गुड्स तैयार हुए हैं उनको कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है जो क्या करता है, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमंस को अपॉइंट करता है।
फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, फाइनेंस को अरेंज करता है ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में, क्योंकि रिसोर्सेज को परचेज करना है आपको, तो उसके लिए आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, और इस फाइनेंस की अवेलेबिलिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट के बेसिस पर फॉलो की जाती है। ऐसे ही जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, डिफरेंट पर्सनल्स को अपॉइंट करते हैं जो अपने फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं। तो इसके बेसिस पर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क आपका डिजाइन हुआ, इसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। मैनेजमेंट ट्राइज टू कंबाइन वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज टू अकम्प्लिश प्री डिटरमाइंड गोल्स थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर मैनेजमेंट क्या करता है, बिजनेस की डिफरेंट और वेरियस एक्टिविटीज को इस तरह से कंबाइन करता है जिससे कि प्री डिटरमाइंड गोल को प्रॉपरली अचीव किया जा सके, उसको अकम्प्लिश किया जा सके। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द मैनेजमेंट, टू फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। पॉइंट इज क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द डेफिनेशंस इन रिगार्ड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले डेफिनेशन है लुइस एलन, इनके अकॉर्डिंग organization is the process of identifying and grouping work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objective। तो इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी सिस्टम के बेसिस पर डिफाइन किया है। इनका कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन में अब क्या करते हैं, पहले तो जिस पर्टिकुलर वर्क को हमें परफॉर्म करना होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी ग्रुपिंग करते हैं। उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करते हैं। जो डिफरेंट वर्क्स में मैंने डिवाइड करा है, हर पर्टिकुलर वर्क के अकॉर्डिंग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया जाता है। इनके बीच में रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश किया जाता है जिससे कि जो पर्टिकुलर पीपल हैं जो वर्क में इन्वॉल्व हैं वो क्या कर सकें, मोस्ट इफेक्टिव वे में गोल या ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए अपने एफर्ट्स फॉलो कर सके। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। ये कहना था लुइस एलन का। क्लियर? ऐसे ही जॉर्ज टेरी ने अपनी एक डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। क्या है इनका पॉइंट ऑफ व्यू ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में? Organization is the arrangement by which effective authority relationship is established among selected work person and workplaces in order for the group to work together efficiently। यानी कि जॉर्ज टेरी ने ऑर्गेनाइजेशन को एक अरेंजमेंट बताया, और ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया जाता है वर्क पर्सन एंड वर्क प्लेसेस के बीच में। और इसको एस्टेब्लिश करते हुए जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए एक साथ काम करने के लिए इनको इंड्यूस किया जाता है। इस तरीके से ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है। तो हम इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। जिन्होंने भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम को डिफाइन करा अपने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में। इसके साथ एक डेफिनेशन और है एल.एच. हेनी की। इनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन इज अ हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पज और पर्पजेस। यानी कि जो कॉमन पर्पजेस हैं उन पर्पज को या कॉमन पर्पजेस को अचीव करने के लिए, अकम्प्लिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब स्पेशलाइज्ड पार्ट को हार्मोनियस वे में एडजस्ट करते हैं, तो ये जो हार्मोनियस एडजस्टमेंट है स्पेशलाइज्ड पार्ट्स का, इसको ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। क्लियर? तो हर किसी का एक ही मत है यहाँ पर। क्या मत है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें अगर एक कॉमन गोल अचीव करना है तो उसके लिए हम इसको डिफरेंट एक्टिविटीज में, फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। हर फंक्शन में एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, उसके अंडर में एक टीम क्रिएट की जाती है जो उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस तरीके से एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम को डेलीगेट किया जाता है। इनके बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है जिससे कि उस कॉमन गोल को
अचीव करने में ये अपना रोल प्रॉपरली प्ले कर सकें, और इनकी फंक्शनिंग के बेसिस पर जो इनकी इंडिविजुअल फंक्शनिंग होती है इसको इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन गोल अचीव हो सके। तो हम इस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। तो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हैं इसके, कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या है ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स? द फर्स्ट वन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज या जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड की जाती है, क्योंकि एक्टिविटी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पज होता है टू अर्न प्रॉफिट, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉफिट को अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो नहीं की जाती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं उनका एक ही अल्टीमेट पर्पज होता है, एंड दैट इज टू अर्न द प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसी वजह से हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन इज द बाइंग एंड सेलिंग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बाइंग एंड सेलिंग के रेफरेंस में ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो कंपनी है वो डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है और प्रोड्यूस करने के बाद इसे टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को मार्केट में सेल करती है, और इन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए ये डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स की परचेजिंग करती है, डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को अरेंज करती है। इस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटीज में कंप्लीटली इन्वॉल्व होती है, और इसके बेसिस पर ये अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली ट्रांजैक्ट करती है। तो बाइंग एंड सेलिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। थर्ड वन इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज जो फॉलो होती हैं दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस। रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है, फिर उसको प्रोडक्शन यूनिट में ले जाकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बेसिस पर इसे राइट कंज्यूमर्स को मार्केट में अवेलेबल कराता है, और ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूस वे में लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि वन टाइम उसने रॉ मटेरियल परचेज करा, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करा और उसके बाद वन टाइम इसे कंज्यूमर्स को मार्केट में अवेलेबल करा दिया। नो, दिस प्रोसेस इज एन ऑनगोइंग एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लगातार ये प्रोसेस चलती ही रहती है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज को रिपीटेड वे में परफॉर्म करता है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पर परफॉर्म करता है। ये इसका थर्ड फीचर हो गया। फोर्थ वन इज द प्रॉफिट मोटिव। द मेन एंड अल्टीमेट पर्पज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न द प्रॉफिट, यानी कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मोटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से रन किया जाता है। हालांकि इसके और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और भी बहुत सारे मोटिव्स हो सकते हैं, बट द मेन मोटिव एंड द इंपॉर्टेंट मोटिव ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न द प्रॉफिट, क्योंकि जब तक ये प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तब तक ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और इसके साथ साथ बिजनेस में जो ये अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेसमैन, या जो पर्टिकुलर पर्सन्स अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, बिजनेस एक्टिविटीज में, वो केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा करते हैं। तो मेन मोटिव इज टू अर्न द प्रॉफिट। नेक्स्ट वन इज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट ऑपरेशंस को फॉलो किया जाता है तो इसमें हमेशा रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज की सिचुएशंस बनी रहती हैं। रिस्क का मतलब क्या होगा? The more are the chances of profits, the more are the chances of losses also. जितने ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस हैं उतने ही चांसेस लॉस के भी हैं। तो ये रिस्क सिचुएशन हो गई। और मार्केट में डिमांड को लेकर हमेशा अनसर्टेनिटीज बनी रहती हैं। आप कभी भी श्योर नहीं हो पाते हो मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। तो इसके रिगार्डिंग आपको अनसर्टेनिटीज को भी बियर करना होता है। इसका मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के रिस्क और अनसर्टेनिटीज दोनों को बियर करते हुए अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। द नेक्स्ट वन इज द
क्रिएटिव एंड डायनेमिक। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो क्रिएटिव और डायनेमिक बेसिस पर परफॉर्म की जाती हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ वेरी मच डायनेमिक। यहाँ लगातार चेंजेस होते ही रहते हैं। कंज्यूमर्स के टेस्ट, चेंज, प्रेफरेंस, नीड्स, इन सब में लगातार चेंजेस होते रहते हैं, और इनमें चेंजेस होने की वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टिन्यूस वे में क्रिएटिविटी को फोकस करना होता है, इनोवेशन को फोकस करना होता है। जितना इनोवेटिव वे में ये अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगी, उतना ही इसके मार्केट में सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन दो पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्क करती है। एक तो ये क्रिएटिव होती है और दूसरा ये डायनामिक भी होती है, यानी कि जो मार्केट में चेंजिंग पैटर्न्स होते हैं इसके अकॉर्डिंग ये अपनी एक्टिविटीज़ में चेंजेस करती रहती है। नेक्स्ट वन इज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ इसका एक पर्टिकुलर पर्पज और होता है, वो है कस्टमर्स को प्रॉपर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। द मोर द कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द products of the company, the more is the loyalty of the customers and the more will be the chances of the selling of the product in the market, और उसके बेसिस पर प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा बने रहते हैं अगर कस्टमर्स को प्रॉपर सेटिस्फैक्शन अवेलेबल कराया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द सोशल एक्टिविटी। ये एक सोशल एक्टिविटी है क्योंकि ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करती है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करती है। तो कुल मिलाकर ये सोसाइटी के पर्सन्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करती है। इसी वजह से हम इसको एक सोशल एक्टिविटी का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट कंट्रोल। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर इकोनॉमी में वर्कआउट करती हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म कर रखे हैं और इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही अपने एक्टिविटीज को रन करने की परमिशन होती है। तो इसका मतलब जितनी भी यूनिट्स है दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। एंड द लास्ट वन इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑलवेज मेक एफर्ट्स टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज अप टू ऑप्टिमम लेवल, यानी कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करना चाहती है, क्योंकि जब तक यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम नहीं होगा तब तक आप मैक्सिमम प्रॉफिट की कंडीशन को अचीव नहीं कर सकते, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं कर सकते। अगर आप प्रॉपर रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हो तो आपको रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करना ही होगा। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।